सबसे पहले मिलने मिलाने की बात। देखिए ये इश्तिहार। आपके शहर पहुंच रहा है लल्लन टॉप, जानने यूपी का हाल। और अब आपके पास भी है मौका कि दिखाएं अपना कमाल। कूट कूट कर भरा है अगर आप में कोई हुनर, तो लल्लन टॉप को है उसकी कदर। अपनी कलाकारी के 2 सैंपल भेजिए adda.lallantop@gmail.com पर। अगर आपका काम हमें जमा तो आपकी प्रतिभा को मिलेगा मंच। जगह होगी आगरा कॉलेज ग्राउंड, तारीख 28 नवंबर, दिन रविवार, और देखने वाला सारा संसार। मंच होगा लल्लन टॉप अड्डे का, और जगह होगी आपके टैलेंट की। अब आज की बात। आज कोरोना दंगों की कहानी सुनाएंगे। सबसे पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग क्यों बागड़ बिल्ला बने हैं ये जानेंगे। फिर जानेंगे साउथ कोरिया के आखिरी जीवित पूर्व तानाशाह की मौत के बारे में, और उसके पहले की जिंदगी कि उसकी फांसी की सजा कैसे माफ हुई। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम है जिसका नाम है दुनियादारी। सबसे पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। 22 नवंबर को नेदरलैंड में कोरोना के 23,000 नए केस आए। सख्ते में आई सरकार ने 3 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन लगाया और दूसरी पाबंदियां भी। नतीजतन लोगों ने दंगे शुरू कर दिए। हेग और रॉटरडैम समेत कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके। अब बात करते हैं बेल्जियम की। यहां पिछले 24 घंटे में ही 14,000 नए केस सामने आ चुके हैं। इससे पहले देश में अक्टूबर 2021 से कोविड से पास वाला नियम भी देश में लागू था। अब ये पास क्या होता है? वैक्सीनेशन या रिकवरी स्टेटस के आधार पर जारी किया जाता है। पब्लिक प्लेस में जाइए तो पास दिखाइए। जब संक्रमण बढ़ा तो पास के अतिरिक्त सरकार ने और नए प्रतिबंध लगाए। मास्क भी कंपलसरी कर दिया, वर्क फ्रॉम होम भी। अब इससे यहां भी लोग भड़क गए और रविवार 21 नवंबर को यहां दंगा हो गया। राजधानी ब्रसेल्स में सरकार की नई नीतियों के विरोध में 35,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। अब ये कोविड के विरोध में थे तो मास्क भी नहीं लगाया था। पहले नारेबाजी की, तमाम कंस्पिरेसी थ्योरीज का बखान किया गया कोविड को लेके, और फिर पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दिए गए। 2 उदाहरण सुन लिए, अब तीसरा सुनिए। ये ऑस्ट्रिया का है। यहां भी 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। सरकार ने यहां पिछले हफ्ते ही यह फैसला किया था कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए लॉकडाउन है, टीका नहीं तो बाहर नहीं। लेकिन 22 नवंबर से इसका दायरा बढ़ा दिया। अब पूरी आबादी पर लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा। टीका लगा रखा है या नहीं, कुछ प्रतिबंध रहेंगे। और वैक्सीन सबके लिए नियम कानून बना के कंपलसरी कर दी गई। ये कानून 1 फरवरी 2022 से लागू होगा। तब तक वैक्सीन लगा लो तो ठीक है, नहीं लगाया, मना किया तो जुर्माना देना पड़ेगा, और ये पेनल्टी नहीं दी तो जेल भी भेजा जा सकता है। इस तरह का कानून बनाने वाला ऑस्ट्रिया यूरोप का पहला देश बन गया है। इसके खिलाफ राजधानी वियना में हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आजादी के नारे लगाने लगे, अपनी चॉइस की बात करने लगे। कई जगह पुलिस के साथ झड़प भी हुई। ये सारे प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया की सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। चांसलर अलेक्जेंडर सेलेनबर्ग का बयान भी आया। लंबे वक्त तक देश में इस बात पर सहमति रही कि वैक्सीन को लेकर कानून बनाने की जरूरत नहीं है। महीनों समझाया, पर कुछ लोग तब भी नहीं समझ पाए। पर हम कोरोना की 5वीं लहर नहीं चाहते। अब ऑस्ट्रिया में ये जो कानून बना है तो तसल्ली से कुछ बता दें इसके बारे में। बाकी जगह तो दंगे हो रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया की हालत ये है कि यहाँ सिर्फ 66% आबादी को वैक्सीन लगी है, और पूरे यूरोप के ज़्यादातर देशों की तुलना में ये आंकड़े कम हैं। जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, हिंसक झड़पों की बात है, दंगों की बात है, ये सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं है। फ्रांस, इटली, डेनमार्क, क्रोएशिया जैसे देशों में लगातार प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। जर्मनी की बात करें तो 21 नवंबर को यहाँ 2 टेस्ट सेंटर्स में आग लगा दी गई। ब्रिटेन की बात करें जहां 40,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो वहां भी लगातार विरोध के स्वर उभर रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी सरकार ने लॉकडाउन को लेकर सख्ती नहीं की, नए नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए प्रोटेस्ट अभी उतने हिंसक नहीं हुए हैं। ये यूरोप की बात हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। यहाँ भी अलग ही खेल चल रहा है। यहाँ का विक्टोरिया स्टेट अगले महीने एक नया बिल ला रहा है। इसका नाम है कंटेंशियस पैंडेमिक पावर्स बिल। विक्टोरिया में 15 दिसंबर को इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर प्रस्तावित बिल बन गया तो अधिकारियों को लॉकडाउन लगाने, मास्क और वैक्सीन कंपलसरी करने का नियम लागू करने का हक मिल जाएगा, इमरजेंसी से इतर भी। ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन कंपलसरी की जाए या नहीं, इसको लेकर कोई कॉमन रूल नहीं है। अमेरिका की तरह यहाँ भी अलग अलग राज्य और सबके अलग अलग नियम। मसलन विक्टोरिया, जिसकी अभी हमने बात की, यहाँ पे जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है उन्हें रेस्तरां में बैठकर खाने या ज़रूरी काम से शॉपिंग मॉल में जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ और राज्य हैं जहाँ पर हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वैक्सीन लगाना कंपलसरी, मतलब अलग अलग रूल। विक्टोरिया की राजधानी की बात करें, आपने क्रिकेट मैच देखते हुए खूब सुना होगा, मेलबर्न, वहाँ पर अलग ही स्थिति चल रही है।
कुछ लोग वैक्सीन के सपोर्टर हैं, कुछ लोग वैक्सीन के विरोधी हैं। दोनों एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब एक साथ एक ही जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है झड़प भी होगी, और तब पुलिस को इन्हें अलग अलग करने में खूब मशक्कत करनी पड़ रही है। ब्रिस्बेन, एडिलेड, सिडनी में भी यही हाल है। एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं, तापमान में कमी, डेल्टा वेरिएंट और वैक्सीनेशन के प्रति उदासीनता की वजह से ही कोविड अभी भी काबू में नहीं आया है। हम पहले भी बता चुके हैं, यूरोप के पास ना तकनीक की कमी है, ना पैसे की, ना वैक्सीन की, पर जो लोग सजग थे सिर्फ उन्होंने ही लगवाई। जो बच गए हैं वो कुतर कर रहे हैं वैक्सीन का विरोध, अपनी आज़ादी की बात, और ये नहीं समझ रहे हैं कि इनकी लापरवाही की वजह से पूरी दुनिया पर खतरा बरकरार रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये लोग विरोध कर क्यों रहे हैं। 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा। एंटी वैक्सीन प्रोटेस्टर्स का तर्क है कि सरकार कानून बनाकर उनकी प्राइवेसी के हक का उल्लंघन कर रही है। उनका कहना है वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं ये तो हमारी पर्सनल चॉइस है, आप जबरदस्ती कैसे लगा सकते हैं? अगर हमें कोविड के साथ रहना है तो क्या दिक्कत है? इसलिए सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन के चक्कर में ना पड़ें, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करें। जानकार कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है जो बात कही जा रही है। पहली चीज़ तो ये कि कोरोना का दायरा सीमित नहीं है, ये कितने लोगों को जकड़ में लेगा कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बात, हेल्थ केयर सिर्फ इमारतें खड़ी कर देने से तैयार नहीं होता। ट्रेंड लोग, डॉक्टर, नर्स, हेल्पर्स, टेक्नीशियंस चाहिए, और ये ज़रूरत रातों रात पूरी नहीं की जा सकती। इसके लिए वक्त चाहिए, इसलिए फ़िलहाल वैक्सीन ही उपाय है। लेकिन इस तर्क को ये मान नहीं रहे हैं। WHO यूरोप के रीजनल डायरेक्टर हेंस क्लूज, उन्होंने इस प्रसंग पर एक मार्के की बात कही। फरवरी 2022 तक उन्होंने कहा कि यूरोप में 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है कोविड के चलते। एक बात और कही, अब वैक्सीन ज़रूरी है या नहीं इस बहस का वक्त खत्म हो चुका है। ये आखिरी उपाय है। इन नियमों को स्वतंत्रता पर पाबंदी के बजाय आज़ादी को कायम रखने के उपाय की तरह देखना चाहिए। दंगे की दूसरी वजह डर ये कि नॉर्मल लाइफ से बेदखल किए जा सकते हैं। यूरोप चौथी लहर से ठीक पहले प्री पैंडेमिक दौर में जाने की बात कर रहा था। कई देशों ने कोरोना प्रोटोकॉल भी हटाए। इस खुलेपन की वजह से बिजनेस वापस पटरी पर आया, जॉब के नए अवसर पैदा हुए, लोग आसानी से ट्रैवल कर पा रहे थे। लोगों को डर है कि ये सब फिर से खो सकता है। सरकार लगातार प्रतिबंध बढ़ा रही है जो इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए भी वो विरोध कर रहे हैं। तीसरी वजह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कोरोना की शुरुआत को 2 साल बीतने वाले हैं, पर अफवाहों का अंत आज तक नहीं। एक बड़ा वर्ग कहता है ये एक साजिश है, और जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं वो अपने फ़ायदों के लिए इन अफवाहों को बढ़ावा देती हैं। कई इलाकों में लोग आज भी वैक्सीन के बजाय टोने टोटके पर, यूरोप की ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भरोसा करते हैं, और इसी के चलते वैक्सीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटते। तो ये तो स्थिति है। जो भी अपडेट होगा इन दंगाइयों के बारे में, हेजिटेंसी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हमारे इंडिया वाले बेस्ट हैं, वो बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। बचपन से वो पल्स पोलियो की कथा सुनते हैं, उनको समझ में आ जाता है 2 बूंद 1 बूंद 1 सुई बड़ी ज़रूरी है। आप उसी भारत से हैं ना जिसकी हम बात कर रहे हैं। आजकल कई भारतों की बात करने का चलन आ गया है। अब चलन लेके आगे चलते हैं, साउथ कोरिया पहुंचते हैं और कैलेंडर को थोड़ा, बल्कि थोड़े से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा पीछे पलट देते हैं। तारीख 26 अक्टूबर साल 1979। ब्लू हाउस, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का आधिकारिक घर। उस रोज इस इमारत में 4 खास लोग बैठे थे। कोरियन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हेडक्वार्टर था इस इमारत में। ये 4 लोग कौन थे? डायरेक्टर किम जे क्यू, राष्ट्रपति के चीफ बॉडीगार्ड चा जी चुल, ब्लू हाउस के चीफ सेक्रेटरी किम जी वान और तत्कालीन राष्ट्रपति साउथ कोरिया के पार्क जोंग ही। डिनर का वक्त हो चला था। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के सम्मान में गायन और नृत्य का भी प्रबंध था, पर डिनर के बीच में ही राष्ट्रपति गुस्सा हो गए। खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर से नाराज थे। दरअसल राष्ट्रपति के खिलाफ साउथ कोरिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे और राष्ट्रपति का गुस्सा इस बात पर था कि खुफिया एजेंसी इन प्रदर्शनों का अनुमान लगाने में नाकाम रही। अब इसको लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। चीफ बॉडीगार्ड ने बीच में आकर कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी किम जे क्यू ने बंदूक निकाल ली। जब राष्ट्रपति ने बीच में आकर उन्हें रोकने की कोशिश की तो किम ने गोली चला दी। सीधे राष्ट्रपति को गोली लगी धाएं। तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा मर चुके हैं। किम की गोली से चीफ बॉडीगार्ड की भी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद किम ने ब्लू हाउस के बाहर से एक कैब पकड़ी और आराम से चले गए। 4 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब राष्ट्रपति का कत्ल हुआ तो हंगामा तय था, हुआ भी, लेकिन वो हुआ सत्ता के टॉप जोन में, पिरामिड में सबसे ऊपर जो लोग बैठे थे। जो आम लोग थे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उनकी सरकार से विरक्ति हो जैसे। रूलिंग क्लास में क्या हो रहा था? अफवाहें तैर रही थी। मसलन
ये विदेशी साजिश है या तख्ता पलट की कोशिश। पर ये सारे अनुमान बाद में गलत साबित हुए। जांच में बात सामने आई कि हत्या का कारण क्षणिक गुस्सा था, इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। पार्क चोंग ही की हत्या की जांच करने वाले अफसर का नाम था चोन डू ह्वान। चोन और पार्क का रिश्ता 18 साल पुराना था। 1961 में पार्क तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आए थे, तब चोन ने उनकी मदद की थी। इस मदद के बदले चोन को पार्क के करीबियों में जगह भी मिली थी। जब चोन को राष्ट्रपति की हत्या की जांच का जिम्मा मिला तो उनके मन में एक कुटिल प्लान बना। जांच के दौरान उन्होंने अपनी गोटी सेट की, अपने चहेते अफसरों को अपने साथ लिया और फिर दिसंबर 1979 में मार्शल लॉ कमांडर जनरल जोंग सोंगह्वा को गिरफ्तार कर लिया। सोंगह्वा को पानी में तब तक डुबोकर रखा गया जब तक कि उन्होंने राष्ट्रपति की हत्या में शामिल होने का आरोप कबूल नहीं लिया। इसके बाद सेना की टुकड़ी राजधानी सियोल की तरफ बढ़ी और उसने आसानी से तख्ता पलट कर दिया। चोन डू ह्वान ने साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाने का आदेश दिया। संसद और यूनिवर्सिटीज पर ताला लग चुका था। विपक्षी नेता भी जेल की सलाखों के पीछे थे। लेकिन अब जनता चुप नहीं बैठी। लोगों के मन में लंबे समय से विरोध कुलबुला रहा था। मई 1980 में ग्वांगजू में लोग सड़कों पर उतर आए। उनके हाथ में डू ह्वान कुर्सी छोड़ो और तानाशाही मुर्दाबाद की तख्तियां थीं। लोग दरअसल इस मिलिट्री रूल से आजिज आ चुके थे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन से हथियार तक लूट लिए थे। एक हफ्ते तक ये गुरिल्ला किस्म की मुठभेड़ चलती रही, पर सरकार ये बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने सेना उतार दी, आदेश दिया विरोध को कुचल दो। सेना ने वही किया। जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा चुके थे। सरकारी आंकड़े में ये 200 के करीब संख्या थी, पर स्वतंत्र रिपोर्ट्स में दावा है कि 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस घटना को ग्वांगजू मैसेकर के नाम से जाना जाता है। चोन की मिलिट्री हुंटा ने इसके बाद एक और कांड किया। विपक्षी नेता किम डी जोंग को मौत की सजा सुनाई। डी जोंग पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का झूठा आरोप लगाया गया। बाद में हालांकि उनकी सजा कम कर दी गई। पर चोन का कार्यकाल सिर्फ दमन तक सीमित नहीं था। उनके शासन में साउथ कोरिया, एक गरीब मुल्क से एशियन टाइगर के सफर तक भी पहुंचा। साउथ कोरिया इस दौरान सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में आया। उसकी सरकार में सियोल को ओलंपिक गेम्स की मेजबानी भी मिली, लेकिन उसके गुनाह उसकी उपलब्धियों पर भारी पड़े। 1987 में उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और आखिरकार उसे कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि जाते जाते उसने अपने दोस्त और करीबी को उत्तराधिकारी चुना। 1993 में उसके करीबी रो तुवू सत्ता से हट गए। फिर चोन और रो पर अदालती कार्रवाई शुरू हुई। 96 में उन्हें तख्ता पलट और ग्वांगजू नरसंहार के लिए सजा सुनाई गई। चोन को सजाए मौत और रो को 22 साल जेल। ट्रायल के दौरान चोन ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। कहा जरूरत पड़ी तो आज भी वही उपाय अपनाऊंगा। फिर 1998 में साउथ कोरिया में सरकार बदली। चोन के पुराने विरोधी किम डी जोंग राष्ट्रपति, वो भी बदल गए। उन्होंने ग्वांगजू प्रोटेस्ट में लोगों को उकसाने के लिए मौत की सज़ा दी गई थी, पर बाद में उनकी सज़ा कम कर दी गई। डी जोंग ने राष्ट्रपति बनते ही चोन को माफ़ी दे दी। उनका कहना था ये राष्ट्र की शांति और एकता के लिए ज़रूरी था। चोन ने बाकी की ज़िंदगी गुमनामी में गुजारी। बीच बीच में कभी संपत्ति, कभी बयान, किसी और चीज़ को लेकर आते रहे और हंगामे भी होते रहे। पर 22 नवंबर 2021 को चोन के बारे में एक आखिरी खबर आई, शायद आखिरी। वो अपने बाथरूम में फिसल गए, अस्पताल ले जाया गया और उन्हें ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया गया। जब वो मरे तो उनकी विरासत की यादें ताज़ा हो गई। किस तरह से याद रखा जाए, इसको लेकर बहस भी चल रही साउथ कोरिया में। न्यायोचित यही होगा कि ये तय करने की जिम्मेदारी चोन के आतंक से पीड़ित लोगों और उनके परिवार पर छोड़ दी जाए। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।